मतलब PROM का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, पी क्या क्या बताया? पीआरओएम की 4-5 कैटेगरी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पीआरओएम क्या होता है, कौन सा टेस्ट करना चाहिए अगर हमें रिस्क लगता है तो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोड प्रोलैप्स, उसके बाद में पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, उसके बाद में पढ़ेंगे डीआईसी, उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा बहुत टॉपिक फिर ड्रग्स, और ऐसा करते हुए ऑफ हो जाएगी फिनिश। ये कहाँ गया? है वायरस, वायरस आ गया। वीरुस सहस्त्रबुद्धे। पीआरओएम देखो, पीआरओएम की 4-5 कैटेगरी, एक होता है प्री, सुन लो, एक होता है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक होता है अर्ली रप्चर। इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है, सेम नहीं, आपको लगता होगा कि सेम है, लेकिन कुछ कुछ चेंज है इसमें। देखो पहला क्या है, प्री लेबर, अपने आप मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है 28 वीक के बाद, कभी भी, लेकिन लेबर से पहले अपने आप हो रही है, लेबर से पहले हो रही है, तो इसको प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें ये नहीं लिखा होगा कि 37 वीक पे हो रही, कब हो रही है, लेबर जब भी स्टार्ट हो रहा है, जब होनी चाहिए रप्चर उससे पहले रप्चर हो रही है। अगर किसी का लेबर बाई चांस 30 वीक को ऑक्यूमेंटेड हो रहा है, तो जिस टाइम होनी चाहिए इतने बजे उससे पहले होगी। लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले मेम्ब्रेन का अपने आप रप्चर हो जाना प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट वन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सुनना, लिखने से पहले सुनना, यही आएगा क्वेश्चन। When rupture of membrane occurs beyond 37th week but before the onset of labor, ऐसी कंडीशन जिसमें मेम्ब्रेन रप्चर 37th वीक के बाद बट लेबर के ऑनसेट मतलब ऑक्यूमेंशन होने से पहले, जो 37th वीक के बाद में जो मेम्ब्रेन रप्चर होती है वो पीआरओएम कहलाती है, लेकिन लेबर से पहले अर्ली। लेबर का प्रोसेस चल रहा है लेकिन फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विस नहीं हुई है, इसमें कोई वीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितने भी टाइम, चाहे वो 30 वीक है चाहे वो 41 वीक है, जिस समय लेबर चल रहा है डायलेटेशन से जस्ट पहले थोड़ी सी रप्चर हो गई तो हम उसको बोल देंगे थोड़ी सी पहले, उसका नाम दे दिया अर्ली रप्चर्स। लिखो देखिए, लिखो जल्दी जल्दी। हम्म, क्या क्या कह रहे हो? कुछ बोला? मत बोलो। क्या है? मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक होता है ना, तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर लीकेज होता है तो कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है? नेट्राजिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? तो सीधा भी क्वेश्चन आ जाए कल के दिन कि एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट पहली प्रायोरिटी है, तो नेट्राजिन पेपर टेस्ट, यू नो वेरी वेल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके है ना, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तुम तो मतलब बर्थडे वैसे ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि 15 में जो कैलेंडर था वो वापस कब होगा, ऐसे इतने टफ चीजें पढ़ रहे हो, बहुत मतलब हाई लेवल की रीजनिंग पढ़ रहे हो। वहाँ सच में हाई लेवल की रीजनिंग, एक साइकेट्रिक में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसका नाम है, उसका नाम है, और उसका मीनिंग पता है, नाम याद नहीं आ रहा उसका, जबान पे आके, अनडूइंग नहीं, अनडूइंग का मतलब तो होता है करके पछताना, किसी से लड़ाई हो जाना फिर वापस मनाना उसको वापस, लॉक लगा के आगे सोचे लगा के आया नहीं, वापस जाके देखना, और मतलब ओसीडी में जो दिखता है वो अनडूइंग, वो अलग है। अरे उसका अरे अभी आएगा, रूप जबान पे पड़ा है उसका मीनिंग ये होता है, कोई भी चीज आप किसी को भी बोलो ना, सामने वाला पर्सन अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है उसे। हाँ, कब आज नहीं बोला ना, हाँ तो मतलब मेरे को याद नहीं, मैं बोला नहीं बोला, इसमें क्या होता है, जैसे दो बंदे आपस में बैठे हैं पास पास में, ये दो फ्रेंड लोग बैठे हैं, तो ये अगर किसी को 10,000 रुपए, इसको किसी ने कॉल किया कि मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, तो ये देना चाहेगी, तब तक ये उसके इतने कान भर देगी, किसी हालत में वो वापस नहीं देगी। लोग पहले ऐसे ही करते हैं, तो ये बोले नहीं नहीं, पिछली बार 10,000 मांगे थे, 10 दिन का बोला था, 9 दिन में दे दिए थे, तो बोला स्टार्टिंग में लोग ऐसा ही करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, 20,000 लेंगे वो भी टाइम से दे देंगे, फिर 50,000 लेंगे वो भी दे देंगे, फिर बहुत बड़ी रकम लेके वापस। तो मतलब सारे साथ वाले लोग क्या करते हैं, अपना माइंड यूज करना, तो हर वहां भी मतलब बहुत इंटेलेक्चुअलाइजेशन की स्टडी कर रहे हो, बहुत हाई लेवल की स्टडी कर रहे हो मेरे हिसाब से। चांस है, हाँ बचा लिया दोस्त को, जरूरी थोड़ी ऐसे बचा, क्या पता बंदा सामने वाले दे रही होगी इसको पैसे, कभी हो सकता है इसने भी आपको इसका काम निकाला होगा, है तो साइड वालों का रीजनिंग कई बार खराब कर देता माइंड, ऐसा साइकेट्रिक में होता है। साइकेट्रिक पढ़ते हैं तो हमें कई बार लगता है हमें वो डिसऑर्डर है, लगता है कि नहीं लगता? सो मेरा कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, यहाँ से दर्द हो रहा है, यहाँ से दर्द हो रहा है, मल्टीपल वेव कंप्लेंट जगह जगह से मेरे को ही है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तेरे पास कुछ नहीं है, हम डॉक्टर बदल लेते हैं लेकिन मानते नहीं उसकी बात। ट्रीटमेंट मरीज को हमने जांच करवाई, हमारी कुछ बीमारी नहीं निकली, तो ये नहीं बोलेंगे हम ठीक हो गए, हम ऊपर वाले का शुक्र है आप 3,000 रुपए में ठीक हुए। मतलब हर चीज में आप ओसीडी, आप बार बार बात सही कर रहे हो, लॉक लगाने के बाद चेक कर रहे हो, कॉपी बैग में बार बार देख रहे हो, सब आपको लगता है मेरे को ओसीडी है। फिर थोड़ा बहुत एंजाइटी हो रहा है, किसी के डर की वजह से पाल्पिटेशन, मेरे को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पसीना पसीना ज्यादा आ रहा है, वो मेरे को पैनिक अटैक डिसऑर्डर हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है किसी के सेंसिटिविटी की वजह से घबराहट सी हो रही, मन नहीं लग रहा, मेरे को डिप्रेशन है। किसी को कई बार खुश हो तो पता नहीं चलता, खुशी खुशी में किसी की चिमटी भर रही को लगता है मेरे को मैनिया है, कभी खुशी कभी गम तो कहता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। कभी कभी लगता है मेरे को कुछ स्मेल आ रही है, कभी कभी लगता है खाने में टेस्ट खराब है, कभी कभी लगता है मेरे को कुछ आवाज आ रही है रात को, कभी कभी पेट हिल रहा है, मुझे लगता है भूत देख रहा है,
तो लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया है। तो साइकियाट्रिक में जो हम सोचते हैं वही होता है, ऐसा कभी है नहीं। साइकियाट्रिक सब्जेक्ट इतना मस्त है, उसमें मतलब हमें कोरिलेशन बहुत देखने को मिलता है। अब क्या-क्या देखेंगे अपन, ऐसा अगर कोई फीमेल है तो प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड पूलिंग इन वेजिनल वॉल्ट, वेजिनल कैनाल से फ्लूइड आता हुआ दिखेगा, जिसमें फ्लूइड पीएच कैसी होगी उसकी, एल्कलाइन होगी। ये हम पढ़ चुके हैं ना, पीएच कैसी होगी, एल्कलाइन का मतलब कैसे कलर का होगा, वो ब्लू रहेगा, वो जो मतलब फ्लूइड तो स्लो कलर का होगा, लेकिन जब उसका लिटरजिन पेपर करेंगे, टेस्ट करेंगे तो लिटरजिन पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे और इससे पता चल जाएगा इन्फेक्शन है या नहीं है। वाइटल साइन चेक करने चाहिए, अगर टेंपरेचर ज्यादा है तो इन्फेक्शन को शो करता है। फीटल मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद में ये चीजें लिखो, देखो लेकिन ऐसा सही बात है, ऐसा होना चाहिए कि रीजनिंग एक्स्ट्रा लगनी जरूरी है। हमारे एम्स में एक डॉक्टर कोई था या थी जो भी, हाँ हाँ हुआ, मतलब अभी न्यूज आई है, पेपर में आई न्यूज, आपने पढ़ी होगी तो। हाँ अभी भी डॉक्टर ही है बेचारी। भाई जब एसआर होते हैं तो सैलरी लगभग मंथ की 1.5 लाख रुपए होती है, तो एसआरशिप कर रहे हैं 3-4 साल से, तो पैसे उसके अकाउंट में, और लड़कियों, मैंने पहले भी बताया, लड़कियों के अकाउंट में पैसे ज्यादा, तो उसके अकाउंट में लगभग 20-30 लाख रुपए थे, तो हो गई। अरे पेपर में न्यूज आई उसके साथ कुछ धोखा हुआ इसलिए। हाँ हाँ पता नहीं कोई, फिर क्या हुआ, उसके बार बार कॉल आया एक आउट ऑफ इंडिया से, एक कॉल था शायद, आई थिंक सो, ऐसा लगता है मुझे। तो उसने बोला अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, तो उसने बोला तू कौन, सामने लड़का था, और अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन रूल है, ये तो सिगमंड फ्रॉइड कह के गए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया, डॉक्टर है, एसआर है, बिना किसी जाने पहचाने सिर्फ तुम वाला प्यार हो कैसे गया उसे। कुछ गलती तो इसकी भी है, मैं मानता हूँ इसका। उसने, मैंने कहा तुझे वो साथ में पढ़ते थे, तो यहाँ पढ़ने लगी, तेरे पापा ने यहाँ पढ़ा, मैं अमेरिका चला गया, वहां मैं सर्जन बन गया। उसने कहा अच्छा, मैं वो, उसने लड़की ने जिसने भी कॉल किया ना, पहले बायोडाटा निकाला पूरा, कि ये कहाँ पढ़ी है, इसके क्लासमेट कौन था, कौन बाहर गया, पूरी कहानी उसने सेट करी, फिर उसका नाम लिया, तुझे पता मैं अमेरिका शिफ्ट हो गया, मैं वहाँ सर्जन बन गया, सुपर स्पेस एमसीएच। अच्छा अच्छा, मैं 15-20 दिन रिप्लाई नहीं दिया, फिर उसने लगा नहीं बता, लड़का तो सही बता रहा है। फिर उसने बोला तुझे पता है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता ना, तब से तू मेरी क्रश थी। अच्छा तो उस दिन तो उसने भी नहीं भाव दिया, फिर धीरे धीरे उसने बोला नहीं आज भी कोई है। अच्छा फिर तो ठीक है भाई, फिर तो ऐसे करते उसने बोला नहीं अपना हॉस्पिटल खोलेंगे इंडिया में, मैंने यहाँ पूरी ट्रेनिंग वेनिंग कर ली है, सब मस्त वाली। देखो धोखा कितनी बड़ी चीज है, लोग कोई भी कर लेते हैं, हर किसी को विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ये सच बात है। उसने बोला 2-3 महीने बात करी, बंदे का गोल देखो, मतलब विजन देखो उसका, 2-3 महीने अच्छे से बात करी, और फिर देख मेरे को 12-13 लाख रुपए भेजते, यहाँ से मैं कुछ सामान खरीद लेता हूँ, अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह सर्जरी का, ठीक है, और अकाउंट नंबर ये ले, अकाउंट नंबर इसमें, उसने कहा लो, बाबू बोले मैं मना करूँ, ये ले जा, कितने 12 नहीं 15 पकड़, उसने डाल दिया अकाउंट। उसने कहा यार क्या करूँ, कभी है ना पैसे वापस तो देने पड़ेंगे तुझे, अभी मैं सामान नहीं खरीद सकता, अब मैं तेरे को पैसे वापस भेज रहा हूँ, ऐसे करके उसने 1.5 लाख रुपए वापस भेजे। फिर यार तो इंडिया से वापस पैसे इधर भेजोगे तो टैक्स लगेगा 8 लाख रुपए, मेरे पास अभी पैसे है नहीं, तो मेरे को 7 लाख रुपए और भेज दे टैक्स की, वरना टैक्स लगा अभी। तो उसने भेज दिए, बड़े देखो पता तो कर लिया अकाउंट में कितने, उसने 7 लाख रुपए भेजे, उसने वो पैसे भेज दिए और वापस, फिर 10 एक दिन हुए, वापस बोला आप पैसे भेजते फटाक से तुम, और कल है ना इधर उधर अरेंज कर लिया अपनी फ्रेंड से, 23 लाख रुपए भेजते मुझे, उसने 23 लाख कुछ ऊपर भेजे, उसके बाद में वो नंबर गायब। उसका नंबर गायब, तो ये नंबर इस दुनिया में एक्सिस्टेंस में है ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। अब सोचो उसकी ऐसा आरएस होगी, बेचारी परेशान है, ऐसे इसलिए विश्वास ही धोखा है, ये लिख लिया, नहीं करना चाहिए उसका, सही है, नहीं करना चाहिए। आप जब तक किसी को सामने से नहीं जानते ना, सब कुछ धोखा है। इंटरवेंशन, ऐसे स्विच टेस्ट, गेस्टेशनल एज पता करनी चाहिए, क्यों पता करनी चाहिए, कि लिवर का होने लायक है या नहीं है। वेजिनल एग्जामिनेशन ज्यादा करने से क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर और पीवी एग्जामिनेशन जितना ज्यादा करोगे उतना इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहेगा। फीटल स्टेटस चेक करना जरूरी है, और एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, वरना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि कौन सा प्रेगनेंसी में सेफ है और वही देना चाहिए, तो कौन सा टेराटोजेनिक नहीं है, मतलब ये तो विश्वास किसी का नहीं होना चाहिए। हाँ लिख लो तुम, मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि आपकी भी सैलरी 1 लाख रुपए होगी, आपके भी अकाउंट में पैसे रहेंगे, कोई भी आपसे मांगे, पहले तो कोई स्टार्टिंग में पैसे मांगेगा नहीं, पहले पूरा कुंडली पता करेगा, फिर पता करेगा आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, धीरे धीरे फिर आराम से हाँ भाई आने दे। तो इसलिए ऐसे बोल देना भाई देखो अपने पास पैसे नहीं है, सीधी बात, अपना सारा मामला इतना ही आता है, खर्च हो जाता है, मैं बहुत खर्चीला इंसान हूँ, ऐसे बोल दो अपने अकाउंट में कुछ नहीं है, 9,000 रुपए तो बोले तो 5,000 भेज दो, 4,000 मेरे चाहिए, वो खत्म बात। इतना भी नहीं बोलना, लोग कोई हाई लोग नहीं करेंगे, इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि पैसे है बट अभी फिलहाल मैंने यूज कर लिया, ऐसी ऐसी जगह लगा दिया जहां पता लगना चाहिए इन्वेस्ट कर लिया। अचल संपत्ति खरीद ली, कौन सी अचल, क्या होती है, हाँ जिसके टायर नहीं लगे हो उसको बोलते हैं अचल, इसको बोलते हैं ना अचल। अरे बेवकूफ कुछ न कुछ यूज कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, खत्म बात, और पैसे है ही नहीं। सीधा बोल देना अपने पास कितने भी आपके पास में पैसे हो, दुनिया बहुत जालिम है। कुछ कुछ केस तो ऐसे होते हैं, मेरे को तो सोच के भी बड़ा डर लगता है। एक पर्सन नशेड़ी था, अभी जोधपुर की बात है, सिर्फ उसने परिवार के 2 लोगों का मर्डर इसलिए कर दिया कि उसको डाउट था कि इसके घर में पैसे है, उसको मारने के बाद उसने अलमीरा खोला, उसमें पैसे मिले 20,000। तो किसी को डाउट भी नहीं, हाँ सच में जोधपुर की बात है, नशेड़ी था, के पास पैसे, उसने सोचा इसकी नौकरी आ रही, पैसे होंगे, आजकल कोई केस नहीं रखता, कोई नहीं रखता, लेकिन वो पागल था अनपढ़, उसने सोचा इनकी नौकरी है 2 जनों की,
दोनों हस्बैंड वाइफ नौकर है, तो वो बाहर गए हुए थे, उसके मम्मी पापा घर में थे। क्या दोनों बाहर गए हुए जो नौकर है, इसका मतलब घर में पैसे तो घर में ही होंगे, उनको ये नहीं पता। बेवकूफ, केस कोई नहीं रखता आजकल, चाय पीते हैं तो भी फोन पे रखते हैं, केस होता ही नहीं है, कहाँ होगा, कौन रखता है केस? और नौकरी वाला तो कभी नहीं रखेंगे, उसकी सारी मनी एक नंबर होती है, क्यों रखेंगे वो केस? कहाँ से रखे? उस बेवकूफ को पता नहीं, नशे में था, उसको पैसे चाहिए थे, वो घर में खिड़की बजाई, जो खिड़की खोली दादी ने, उसने खिड़की खोलती जोर से हमारी कुल्हाड़ी की, ये अभी 1 महीना इसलिए तो ऐसा रखने भी नहीं चाहिए, और लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि है, दोनों चीजें हमारे पास नहीं है बाई चांस, फिर भी लोगों को लगता है केस है, तो फिर हमारे केस नहीं रहेंगे। सच में बहुत सच ऐसे ही, तो ये नशा ऐसी चीज है। नेक्स्ट रीडिंग करो, प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसलिए रखना अपना कुछ नहीं, मैं तो 5 रुपए नहीं रखूं रूम में, 5 रुपए, सच में केस तो रखता ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास केस, कोई बाई चांस आएगा तो फालतू जाएगा। देखो प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी है, क्या होता है प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब? बेवकूफ बता दो, मैं वहां दोनों येलो के बीच में, दोनों येलो के बीच, हाँ हाँ हाँ, व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स? प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो, इसलिए कितने टाइप का होता है? 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कौन कौन सा? सही बोला, सही नहीं, ये अप्रिसिएशन है, ध्यान काउंट नहीं है, सही बताया। नेक्स्ट, कौन कौन सा? हाँ सही बताया, बोलो। एक होता है ऑक्यूल्ट, एक कोड प्रेजेंटेशन, और एक कोड प्रोलैप्स। ऑक्यूल्ट का मतलब होता है एक्चुअली छुपा हुआ, ऑक्यूल्ट का मतलब ये होता है छुपा हुआ, तो मतलब ऐसा है कि कोड टीचर्स के प्रेजेंटिंग पार्ट के बराबर है, पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो भी दिखेगा नहीं, बट है नीचे। और ये होता है कोड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है बाहर नहीं है, लेकिन जब पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो आपकी जो फिंगर है वो कोड के टच होगी, ना कि फीचर्स के। और एक है प्रोलैप्स, प्रोलैप्स का मतलब ये होता है समथिंग इज कमिंग थ्रू द वेजाइना, एक कोड, एक लूप वेजाइनल कैनाल से बाहर नेक्ड आई से दिख रहा है। एक कौन सा हुआ? ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स। दूसरा बैठो मैम, दूसरा कौन सा हुआ? प्रेजेंटेशंस। तीसरा कौन सा हुआ? प्रोलैप्स। लिखो जल्दी लिखो। हाँ, क्या? ये कैविटी की अलग अलग बात है, कहाँ की बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नाम होगा। प्रोड्यूस का एक्चुअली मीनिंग ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप बस में जा रहे हो और लिखा हुआ है कि प्लीज अपना मुंडी बाहर नहीं निकाले, और आप उसमें से मुंडी बाहर निकाले, तो हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी एनाटॉमिकल कैविटी से कोई भी ऑर्गन बाहर निकल रहा है लेकिन मुंडी कवरिंग है, आपने कुछ जैकेट पहन रखा है फिर मुंडी बाहर निकाल रहे हो, तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसन हो गया, ये हर्निया का एक टाइप हो गया। अब यहाँ पे प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स का मतलब ये होता है, थोड़ा सा चेंज है। प्रोलैप्स का मीनिंग ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा जिसमें कैविटी से लेना देना नहीं है, जैसे यूट्रस है, यूट्रस भी कैविटी में रहता है, यूट्रस खुद एक ऑर्गन है पूरा, यूट्रस खुद एनाटॉमिकली कोई चीज कहीं और जगह चली जाए, कहीं नीचे किसी जाए, एनाटॉमिकल डेविएशन प्रोलैप्स कहलाता है। और प्रोड्यूसन का मतलब है कहीं से बाहर झांकना, बाहर देखना, थोड़ा सा चेंजेस है दोनों में। ऑर्गन और हर्निएशन के लिए प्रोड्यूस वर्ड यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? हर्निएशन के लिए यूज होता है। फोटो वोटो कुछ नहीं बनाना है, बस समझने के लिए है, ये ऑक्यूल्ट है। पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो भी आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा, फिर आप देखोगे इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटिंग, पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? कोड है, और इसमें बाहर है तो बाहर दिख जाएगा, तो अपने आप हम तीनों अलग अलग नाम देंगे, इधर आओ, इससे ज्यादा पता चलेगा आपको। यह है ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स, कौन सा है? यह है कोड प्रेजेंटेशंस, है इनर यूट्राइन कैविटी में लेकिन फीटस से नीचे है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हुआ? सिर्फ याद रखना, प्रेजेंटिंग पार्ट अगर कोड है तो उसको बोलते हैं कोड प्रेजेंटेशंस, और बाहर प्रेजेंटेशन से भी आगे अगर बाहर आ रहा है प्रोलैप्स। और अगर प्रोलैप्स डेफिनेशन में है लेकिन सच में प्रोलैप्स नहीं है अभी ऊपर ही, लेकिन कभी भी फ्यूचर में प्रोलैप्स हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स। आपने स्पाइना बाइफिडा पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइना बाइफिडा हैविंग द टू टाइप, द नंबर 1 स्पाइना बाइफिडा ऑक्यूल्टा, द नंबर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। व्हाट इज ऑक्यूल्टा? ऑक्यूल्टा का मतलब ये होता है हैवी नहीं भी, स्पाइनल कॉर्ड आप जब देखोगे दूर से तो आपको कोई डिफॉर्मिटी नजर नहीं आएगी, स्पाइनल कॉर्ड की ऐसी माइल्ड सी डिफॉर्मिटी लंबोसेक्युलर रीजन से स्पाइनल कॉर्ड ट्यूब लाइक में थोड़ा सा कम बना है, थोड़ा सा कम बना, तो वहां पर क्या ग्रोथ देगी? हेयर ग्रोथ। तो स्पाइना बाइफिडा ऑक्यूल्टा क्या है? टफ्ट ऑफ हेयर सीन ऑन द अफेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड लंबोसेक्युलर रीजन में। कुछ नहीं, हल्का वीकनेस लगेगा, हल्की सी ब्लेडर की टोन कम रहेगी, बोल की टोन कम रहेगी, लो एक्सट्रीमिटी में हल्का सा वीकनेस रहेगा, बाकी बच्चे में कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। किसमें? ऑक्यूल्टा में, बोल, ब्लेडर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज वीकनेस। और सिस्टिका में दो टाइप का आगे, मेनिंजोसिल, माइलो मेनिंजोसिल। देखो जो नाम है उसी का नाम रख देना है। स्पाइनल कॉर्ड जब हम पढ़ते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को क्या बोलते हैं? मेनिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो चीजें होती है अंदर, एक होता है स्पाइनल फ्लूइड और एक होता है स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है नर्व और एक होता है फ्लूइड। नर्व मतलब जैसे बाल लाइक स्ट्रक्चर में बता दो यहाँ पे कुछ कुछ, स्पाइनल नर्व और अंदर क्या हो गया? फ्लूइड। अब स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका पढ़ने का सिंपल तरीका, एक होता है मेनिंजोसील, एक होता है माइलो मेनिंजोसील। देखो सील का मतलब है सेक लाइक, तो दोनों के पीछे सील लग रहा है। अब तो अलग क्या है? अगर बाई चांस स्पाइनल कॉर्ड की लेयर बाहर आ रही है थ्रू द सेक, ओनली लेयर, नॉट स्पाइनल फ्लूइड, नॉट स्पाइनल नर्व, ओनली बाहर वाली लेयर बाहर आ रही है वो सेक के थ्रू, तो सिर्फ नाम देंगे मेनिंजोसील, मेनिंजोसील। मेनिंग्स बाहर आ रही है, मेनिंजो, मेनिंजोसील लेयर बाहर आ रही है और मेनिंग्स बाहर आ रही है, और अगर मेनिंग्स के साथ साथ
उस लेयर के थ्रू आपको दिख रहा है क्या? स्पाइनल नर्व, स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आगे माइलो लगा दो, माइलो मेनिंजोसिल, लेकिन रहेगा कवर। रहेगा क्या? कवर। कोई भी सील है इसका मतलब वो क्या रहता है? कवर रहता है। तो माइलो मेनिंजोसिल क्या हुआ? स्पाइनल नर्व, स्पाइनल फ्लूइड एंड मेनिंग्स exposed through the sac is called myelomeningocele, or only meninges exposed through the sac is called meningocele. अब myelomeningocele is more dangerous क्योंकि स्पाइनल नर्व सामने दिख रही है। बाई चांस जन्म होते ही बच्चे को सीधा सुलाया तो यही तो होती है, तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर। तो बच्चे को कौन सी पोजीशंस? प्रोन पोजीशंस। और क्या करना होता है? जब तक सर्जरी नहीं हो एनएस से उसको प्लेसिंग ऊपर कवर करके रखना होता है। यही होता है। पहली प्रायोरिटी रैप्चर होने से बचाना, दूसरी प्रायोरिटी इन्फेक्शन से बचाना, क्योंकि रैप्चर इन्फेक्शन तभी होगा जब रैप्चर होगा। तो पहली प्रायोरिटी इंजरी और दूसरी प्रायोरिटी इन्फेक्शन है। ये भी पूछा गया है कि पहली प्रायोरिटी क्या है? रैप्चर होने से बचाना, इसलिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं? बस। तो यही पर क्या है? ऑक्यूल्ट है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, और इसमें वैजिनल डिलीवरी ऑलमोस्ट 99.9% कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सिजेरियन ही करना पड़ता है। फर्स्ट एड देके सिजेरियन करना। पहले ये फोटो लिखिए होगा, तीनों की डेफिनेशन लिखवा लो। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। ठीक है। कोड प्लस की 3 कैटेगरी ऑक्यूल्ट जी। नहीं लिखा? कौन बोला? आप बोले? हाँ तो लिखो भाई। मैंने सोचा लिख लिया, मुझे क्या पता। हाँ जी। हाँ वहां प्रीविया भी ऐसे ही होता है। क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, वो अंदर ही रहा है, बाहर नहीं आ रहा। ये प्रोलेप्स हो रहा है। वासा प्रीविया का मतलब होता है कि फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे कोड का रहना। फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे कोड का रहना, वो एक कोड की डिफॉर्मिटी होगी। इसमें क्या होगा? पहले ऑक्यूल्ट है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर आगे नीचे भी आ सकता है। तो ये अलग कैटेगरी होगी इनकी। इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की तरफ आ सकता है, वो यूटेराइन कैविटी के अंदर है। जैसे ऑक्यूल्ट प्रोलेप्स है ठीक उसी प्रकार से वासा प्रीविया है। हो गया? Acute prolapse is not felt by the finger on per vaginal examinations, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर ही है, बट थोड़ा सा फीटस से पहले। इतना भी नहीं है कि प्रेजेंटिंग पार्ट पॉजिटिव है। Cord presentations. Cord is seeped down below the presenting part and is felt lying in the intact bag of membrane. जब टीवी एग्जामिनेशन करोगे तो प्रेजेंट करेगा cord prolapse. Cord is lying inside the vagina or outside the vulva following rupture. ये हो गया आपका cord prolapse. तो आगे रहता है, बस फीटल के प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने रहता है। जैसे ऑक्यूट प्रोलैप्स है ना, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के सामने कोड, कोड पहले रहता है। वैसा भी ये पढ़ा था ना हमने प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी में कि कई बार फीटल के प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने कोड रहता है तो हम उसको वासा प्रीविया बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रोलैप्स नहीं करेगा। प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी में पढ़ा था। हम देखो कोड प्रोलैप्स का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, कोई बता? डेफिनेटिव जैसे एग्जांपल के लिए अब रेप्सो प्लेसेंटा का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या था? डिलीवरी, मतलब सिजेरियन सेक्शन। और क्या? प्लेसेंटा प्रीविया का भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सिजेरियन सेक्शंस। तो कोड प्रोलैप्स में 99% वेजिनल डिलीवरी नहीं होती है, याद रखना। कोई रिस्क नहीं लेता, बच्चे को बचाना सभी चाहते हैं, क्योंकि कोड प्रोलैप्स है ना, तो कोड को पुश कर सकते हैं, ये मेडिकल साइंस कहती है। कोड को वापस धकेल नहीं सकते, और बच्चा आएगा तो कोड प्रोलैप्स कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करेगा तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी बच्चे को। इसीलिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट एड दीजिए, सिजेरियन कीजिए। हो गया? लिख भी लिया? ठीक है, आगे बढ़े। क्यों? क्यों नहीं बढ़े? हो गया? डन। असेसमेंट, समथिंग 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 is coming through the umbilical cord is visible or palpable. Fetal heart rate irregular and the bradycardia. Fetal heart monitor show variable D. ये बताने की जरूरत है what is variable deceleration? Cord compression में कौन सा deceleration होता है? पता है? कोड प्रोलैप्स में नर्सिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉर सेट की पसंद का सवाल है ये। और पसंद का सवाल होता है, उसमें कभी ये नहीं देखा जाता कि कितनी बार पूछना है, क्योंकि पसंद से कभी बोर नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ हर बार पूछा जाएगा, हर बार। नर्सिंग रोल इन अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, पूछा भी जाएगा। कभी तुमसे क्या
डिजिटल डीएसएलेशन के बारे में पूछेंगे, कभी पोजीशन के बारे में पूछेंगे, कभी फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में पूछेंगे, कभी कोड के ऊपर कैसा कपड़ा ड्रेसिंग कैसे करनी है इसके बारे में पूछेंगे, कभी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए पूछेंगे, कभी फर्स्ट एड के लिए पूछेंगे। 4 लाइन है लेकिन क्वेश्चन 40 बन सकते हैं। तो प्लीज बी अवेयर, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस। पूछेगा मींस पूछेगा। लास्ट लाइन में जो सीज लिखा है ना उसको सिजेरियन सेक्शन कर देना, वो कट गया था। A fetal hypoxia and severe rapid fetal activity may occur and then cesarean section. तो YouTube पे भी 3 क्लास हो गई अब है। एक शाम को, एक सुबह बैरवा सर, दिन में आकी सर, शाम को रवि चौधरी सर। अब तो ज्ञान हो गया आपके ना। चलो हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ, है डन। अरे लिख लिया क्या? अब नेक्स्ट बात यह है, क्या ऐसे कर रहे हो रे? अगर क्वेश्चन आएगा, सुनो ये क्वेश्चन है, लिखना मत प्लीज, ऐसा आएगा क्वेश्चन। नॉर्थ सेट वाले घुमाते बहुत है। जाना है भगत की कोठी रोड स्वीट के सामने जेएनसी है। ऑटो वाले क्या करते हैं, घुमाते बहुत है, ऐसे उधर से लेंगे रेलवे स्टेशन, पुल के नीचे से होके, पुल के ऊपर से होके, उधर से होके, इधर से होके, फिर यहाँ के छोड़ेंगे। उनको लगेगा कि हाँ 400-500 रुपए का हो गया काम। तो ऐसे तो नॉर्थ सेट वाले भी क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्या कैसे घुमाएंगे, सुनो। द नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने पढ़ाई की जेएनसी से, हु इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज इन स्टेज फर्स्ट लेबर ट्रांजिशन फेज and its 8 centimeter cervical dilatations, the client tells the nurse that it feels as if something is coming out through the vagina. The nurse notes on the fetal monitor that the fetal heart rate is slow and irregular. अरे भाई ये सब पता है। अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है। Nurse check the client and see the umbilical cord protrudes from the vagina and take the following action. कि नर्स ने देखा कि कोड प्रोलैप्स बाहर दिख रहा है, आप जाकर मुझे इतना पूछ लेता, इतनी सी पूछ लेगा कि हमारे वेजिनल कैनाल से कोड दिख रहा है, क्या करोगी? ये फालतू वो स्टेज है, फेज है, वो यार हमें पता है, तभी तो कोड दिख रहा है, प्रेग्नेंट है, लेबर है, कोड है, वरना कहां से आता? फालतू टाइम वेस्ट करते नहीं करते साहब। तो कुल मिला के कोड अगर दिख रहा है तो देखो पहला एक्शन ये होता है कि ये है फीटस। ये कौन है? फीटस। ये फीटस है और ये कोड बाहर आ रहा है। और आपको पता है कोड थोड़ा नीचे रहता है, फीटस बड़ा है। दोनों कोड ज्यादा बड़ा है या फीटस ज्यादा बड़ा है? फीटस बड़ा है, फीटस पीछे है और कोड आगे दिख रहा है। आपकी ड्यूटी क्या है? कोड के ऊपर और फीटस के नीचे, मतलब दोनों के बीच में हाथ डालना है ऐसे इस तरह ही। और फीटस को क्या करना है, इससे क्या हो जाएगा? कोड को धक्का नहीं देना है, इससे क्या हो जाएगा? भाई फीटस बड़ा है तो वो कोड नीचे है ऐसे, यहाँ से इसको डोरिए जैसे एग्जांपल दिख रहा है, तो आप स्टर ग्लास में से वेजिनल कैनाल से कोड के ऊपर ऐसे, कोड के ऊपर और फीटस के नीचे आते हो, फीटस के बाद क्या करोगे? और उसके साथ ही फीमेल को ट्रेंडलेन बर्थ पोजीशन दे, उसके साथ ही। समझ में आई बात? ट्रेंडलेन बर्थ पोजीशन से क्या होगा? ये हेड नीचे हो जाएगा, ऐसे हो गया, हेड नीचे हो गया तो फीटस का बाहर की तरफ गया, डायफ्राम की तरफ गया, इससे ये कोड क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। समझ में आई बात? आई समझ में? उसके बाद भी क्या करना है, ये दो काम याद हो गए। फीटस को अप करना है, कोड को पुश नहीं करना है। पहली बात समझ में आ गई, फीटस को अप करना है। फिर कौन सी पोजीशन? अब दोनों ऑप्शन मोड, ट्रेंडलेन बर्थ या नी चेस्ट। तो नी चेस्ट लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हम, फटीग हो जाता है फीमेल को, इसीलिए फर्स्ट चॉइस कौन सी है? ट्रेंडलेन बर्थ। ये ऑप्शन में नहीं हो तो नी चेस्ट। ये भी थोड़ा याद रखना है कि दोनों में से कौन सा। नी चेस्ट को जेनो पेक्टोरल भी बोल सकते हैं, ना। इससे भी आपको मिला के फीटस का पार्ट आपकी तरफ जाएगा। ये दो बातें होगी। तीसरा, कोड तो दिख रहा है, आपने तो क्या किया, पोजीशन चेंज की है फीटस स्वैप करके। तो अच्छे से वार्म, वार्म मतलब थोड़ा गर्म, बॉडी के टेंपरेचर से थोड़ा सा गर्म, नॉर्मल सेलाइन, स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। ऐसा नहीं नॉर्मल सेलाइन डाल के हाथ डाल के देखो कितना गर्म है, क्योंकि स्टेराइल नहीं रहा। वार्म स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन को स्टेराइल बॉथ से भिगोना है और हर 15-15 मिनट से कोड के ऊपर रखना है जब तक की डिलीवरी नहीं की जाती। क्या बोला मैंने? तो वार्म स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन को एवरी 15 मिनट से कोड के ऊपर रखना, पुश नहीं करना, ओनली रखना है, कवर करना है। समझे क्या? अगर वो वेजिनल कैनाल से बाहर दिख रहा है तो, नहीं तो वो भी रखने की जरूरत। पहली प्रायोरिटी फीटस स्वैप करना, दूसरी प्रायोरिटी पोजीशंस, तीसरी प्रायोरिटी वार्म स्टेराइल सेलाइन से एवरी 15 मिनट से कवर करते रहना है कंटिन्यूस, तब तक कि टर्मिनेशन नहीं हो जाता, सिजेरियन नहीं कर लेते। क्या समझ में आया? आया ना? ठीक, याद रख लोगे इतना। क्यों फीटस स्वैप करना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोड को धक्का नहीं देना है, कोड को कंप्रेस नहीं कर सकते। कोड पाइप, पाइप के अंदर 2 आर्टरी और एक वेन है और उसमें से कुछ भी कंप्रेस हुआ तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? फीटस को डिस्ट्रेस हो जाएगा, फीटस अभी चला जाएगा। तो फीटस को धक्का नहीं लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिस पाइप से फीटस को सप्लाई हो रही है उसे फीटस खुद ही धक्का मार रहा है, तो फीटस को अप कर दो ताकि पाइप क्या हो जाए, आराम से पल्सेटाइल मैनर्स में आ जाए। क्लियर? ओके ओके ओके। Elevate the fetal presenting part that is lying on the cord by applying finger pressure with a sterile gloves hand to relieve cord pressure. Next one is the place the client into extreme Trendelenburg or modified lateral position or knee chest. कुछ भी तो पहली प्रायोरिटी Trendelenburg है। उसके बाद में ड्रेसिंग वाला मैं अभी लिखवा दूं। ये पहले ये क्वेश्चन पूरा नहीं लेना है, तो
कोल्ड कोलैप्स, द फर्स्ट एक्शन इज ये। इफ कोल्ड कोलैप्स, इतनी बातें क्यों लिखोगे, उसमें जरूर थोड़ी है उसमें आ जाए लेबर में ट्रांजिशन फेज नहीं है, एक्टिव फेज आ जाए, कुछ भी है, ये तो ऐसे ही आपके सामने पागल बनाया गया है। पागल बनाना समझते हो, ताकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप सीधी एक लाइन लिखो, इफ कोल्ड कोलैप्स, फर्स्ट एक्शन कौन सा, पहली लाल लाइन, सेकंड एक्शन दूसरा लाल पॉइंट, फिर ओबीजी ऑप्स पूरी होने वाली है, गायनी को अगर छोड़ दिया जाए तो। तुमने क्वेश्चन ऑप्स के निकाले ऑलमोस्ट बुकों में से, नहीं निकाले अभी तक, फिर क्या कर रहे थे भाई? तुम्हारी ऑप्स पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम कम से कम 4-5 बुक में से क्वेश्चन निकाल लो, ताकि तुम्हारा अकाउंट मन में ये हो जाए कि मेरी ऑप्स कंप्लीट, थ्योरी भी हो गई, एमसीक्यू भी हो गई, सॉन्डर्स भी हो गई, मॉस भी हो गई, एनकेएस क्वेश्चन भी हो गया। बस अब हम एग्जाम से पहले मस्त रिवीजन करेंगे, एक बार बीच में पूरी पढ़ेंगे और फिर एक बार लास्ट में रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम के 1 महीना बच जाएगा तब कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ा करते। जब एग्जाम का 1 महीना रह जाता है तब नई चीज नहीं पढ़ते, जो भी आपके पास में कलेक्शन है उसी को रिपीट किया जाता है, जो भी कलेक्शन है आपके पास। तो पहले पढ़ रखा होगा तो कलेक्शन होगा ना, उस टाइम बोलेंगे पहली बार क्वेश्चन हम एग्जाम की डेट के बाद निकालेंगे, फिर उसी में क्वेश्चन की हवा नहीं लगेगी ये क्या पूछ रहा है। तो जो सब्जेक्ट पूरा हो जाए, रोजाना के 2 घंटा शाम को अपना खुद का टाइम निकालो और एक सिस्टम बना लो कि मेरे को 10-15 घंटे 20 घंटे जो भी लगेंगे, जो सब्जेक्ट सिस्टम पूरा हुआ उसके क्वेश्चन सेल्फ निकालेंगे, नहीं आएंगे उसको बोला कर देंगे, बस पूछ लेंगे, कभी टाइम मिला तो, नहीं तो कहीं ना कहीं से 2-4 दिन में पता चल ही जाता है इसका आंसर क्यों है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हो गया। हाँ हाँ, इतना क्या दुख है है, क्यों करते हो ऐसे, खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो तुम, समझ जाओ ना प्लीज, मत करो खुद का नुकसान, ठीक कह रहा हूँ। सुधर जाओ, पढ़ने आए हो पढ़ लो। डन डन, आपने क्वेश्चन लिखने में टाइम खर्च किया होगा, वरना टाइम तो 3 ही लाइनें थी। या तो क्वेश्चन लिखा होगा, खुद का नुकसान कर क्वेश्चन लिखे, क्यों लिखा क्वेश्चन, मतलब ही क्वेश्चन का मेरे लिखना, हमने कॉर्ड बोला फर्स्ट एक्शन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, खत्म हो गई बात, बेवकूफ कहेंगे। समझ लो वापस क्या लिखा है, समझ लो क्या लिखा है, पढ़ना 3 लाइनें, दो बार बताना पड़ता है बेवकूफों को। द गोल इज टू रिलीव द कोड प्रेशर इमीडिएटली सो दैट द फीटस रिसीव एडिक्वेट ऑक्सीजन। हमारा गोल क्या है, कुल मिला के ऑक्सीजन फीटस, इसलिए फीटस स्टॉप कर रहे थे। द नर्स नेवर अटेम्प्ट टू पुश द कोड इनटू द यूट्रस। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सी बात नहीं करनी है तो को पुश करना कि नहीं, कोल्ड सलाइन के नहीं, फीटस को रिवर्स इनवर्स के नहीं, तो वो आपसे, आपको लग रहा है ये इजी क्वेश्चन है, वो ऑप्शन ऐसे गंदे देंगे छोड़ तुम पक्का ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कोड फिलहाल पढ़ा है। नॉर सेट की सबसे बड़ी खासियत है कि 100 में से 95 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो छोड़ नहीं सकते। वो ऐसा नहीं पूछता कि एकदम तो व्हाट इज विसरल क्रेनियल नर्व, वो कभी नहीं पूछता। वो तो ऐसा पूछता है कि अगर किसी पर्सन को मीठा खाए पता ना चले, बताओ कौन सी क्रेनियल नर्व काम नहीं कर रही है, तो वो बोलेंगे मीठा खाए पता ना चले, बताना, मीठा खाए पता ना चले, मीठा है कि खट्टा, बताओ कौन सी क्रेनियल नर्व काम नहीं कर रही, 7वीं। बेवकूफ बेवकूफ, अरे भगवान, पढ़ भी लिया पता भी नहीं। अरे स्वीट के लिए कौन सा जीव का पार्ट रेस्पॉन्सिबल, कौन सा, स्वीट के लिए मीठे के लिए कौन सा, सामने वाला। एंटीरियर टू थर्ड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एंटीरियर टू थर्ड को, ग्लोसोफैरिंजियल बोल रही है अभी भी, एंटीरियर टू थर्ड को 7वीं, सुपीरियर 1/3 टंग को ग्लोसोफैरिंजियल 9th। पूछा क्वेश्चन पढ़ा हुआ, तुम्हारी हो गई टाइम टाइम दिस, सिंपल सवाल पूछा, एकदम सिंपल। अब देख लो, कौन सी क्रेनियल नर्व आई के मूवमेंट के लिए, सुनना पूरा क्वेश्चन, सुन लो पूरा सुन लो, कौन सी क्रेनियल नर्व आई के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, सुनना प्लीज प्लीज। नंबर 2, नंबर 3, रुक जा, 4, रुक जा, ये ऑप्शन, ये ना ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए और बी बोथ, ये ऑप्शन डी है, जिसके अंदर कौन सी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, 2 और 3। एग्जाम के टाइम में ए याद नहीं आएगा, बताए क्यों, आप बोलोगे 2 नंबर तो आपका ही काम है, आप क्या बोलोगे 2 नंबर का काम देखना है, पर देखना नॉट ए मोटर फंक्शन, देखना है सेंसरी फंक्शन। आपने बाहर से क्या देखा, ये 2 नंबर का काम है। मूवमेंट का मतलब है अंदर से बाहर की तरफ, ब्रेन से आंख को 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर सप्लाई करती है, 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2 नंबर रिस्पॉन्स के लिए, मोटर के लिए नहीं है। 2 नंबर का काम है आपने क्या देखा, ब्रेन तक पहुंचाना। अब बाकी वालों का काम है क्या करना है,
बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, ये दोनों ब्रेन को बोल दी मैंने, ये देखा है। अब बाकी वाले क्या करेंगे, पलक झपकानी है कि ज्यादा देखना है कि नहीं देखना है, टेढ़ा देखना है, इधर देखना है, उधर देखना है। ये काम किसका है? 3 का, 4 का, 6 का। आईबॉल के मूवमेंट 3 4 6 करवाती है ना कि 2 नंबर का काम है बाहर से अंदर की तरफ, है ना। सेंसरी 1 2 एंड 8 इज सेंसरी। अब ऐसा है कि तुम करोगे 2 नंबर पे पक्की आंख है, 2 नंबर को सबने बताया आंख है, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे करोगे फिर वहां, ऐसे करोगे ना गलत हो जाएगा। प्लीज कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब आओ नेक्स्ट, क्या हो गया? अब मैनेजमेंट करते, मैनेजमेंट फर्स्ट तो कर लिया। अब डेफिनेटली मैनेजमेंट सुनना, स्मार्ट स्टूडेंट की पहली पहचान है पेज नहीं भरना, ये ना। आधी लाइन में खत्म कर रहा हूँ इसको, कोई काम का नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ है, मैं आधी लाइन में पूरा कर दूंगा। लेकिन मत 1 मिनट, क्या लिखा देखो, अगर कोई मदर कोड प्रोलेप्स है, हॉस्पिटल में आई है, बेबी अगर जिंदा है या बेबी डेथ हो गया, पहले तो ये कंफर्म करना है, बेबी जिंदा है या बेबी। अब अगर बेबी डेड हो गया है तो फिर सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट पर कंफर्म हो चुका है कि बेबी डेड, तो फिर सिजेरियन क्यों कर रहे थे हम? बेबी को बचाने के लिए। तो बेबी डेड तो क्या करेंगे? बेबी वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे, नहीं हो तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर काट काट के निकालेंगे, लेकिन सिजेरियन फिर नहीं करते, फिर अवॉइड करते हैं, ठीक है। और अगर बेबी क्या है, अब सुनना, लास्ट आंसर ये आएगा, ये कौन सा, ये आएगा, घूम फिर के यही आंसर है। हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? तो अगर बेबी जिंदा है तो 99.9% तो क्या है, फिर भी चलो एक बार टाइम पास करते हैं, इमीडिएटली वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, ठीक है। या अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो देख लो कि वर्टेक्स में है या बेबी नीचे की तरफ है, तो ये दोनों ना के बराबर है, कि अगर कोड प्रॉब्लम्स है तो बिल्कुल ना के बराबर है, कोई रिस्क लेगा नहीं। अभी तो ना इमीडिएटली वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, ब्लड स्क्रीनिंग है, टू लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट, पोजीशंस, ट्रेंडल बर्ड्स, हॉस्पिटल्स, फर्स्ट एड देके भी लास्ट में क्या करना, तो बेवकूफ ये सीधा आंसर, लेकिन कोड प्रॉब्लम्स बेबी जिंदा सिजेरियन, बात खत्म। ये तो हमने पढ़ लिया ना पार्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट एड तो पढ़ लिया ना हमने कि पार्ट को ऑफ करना है, और सेकंड ट्रेंडल बर्ड्स, हॉस्पिटल में होगा ये काम, तो लोगों को तो पता नहीं है ऐसा, तरीका लिखने का, हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल है तभी तो ऐसा होगा, तो सीधा लिख दो कोड कोलैप्स बेबी जिंदा सिजेरियन बेबी डेड डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर, खत्म। और कुछ नहीं लिखना, सीधा ये लिखना है कोड कोलैप्स दो बेबी अलाइव और बेबी डेड। तो पहले लिखो कोड कोलैप्स, ऐसे एरो करो, बेबी की सांसें चल रही है, कंफर्म हो चुका है कि बेबी की सांसें नहीं चल रही, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होता है ना, कंफर्म होना जरूरी है, डाउट में नहीं। तो सीधा क्या कर लोगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर, वेजाइनल डिलीवरी होगा जो भी होगा। और अगर बेबी अलाइव है तो सीधा लिख देना, बाकी चीजें कुछ मत लिखना, सिजेरियंस और नीचे लिख देना ट्रीटमेंट ऑफ, बस और कुछ नहीं लिखना, ये सब मोह माया थी क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पेज वेज नहीं भरते हम लोग। कोड प्रोलेप्स, बेबी जिंदा या बेबी नहीं है, बेबी जिंदा है तो सिजेरियन सेक्शन, और बेबी डेड है तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स। समझ में आ गया ना बात? तो कुल मिला के चॉइस क्या है, वही है चॉइस। उसके बाद होगा अपना एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, हेडिंग लगेगी, किसी ने पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम सुना है? क्या होता है, क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म? पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, कौन बता रहा? व्हाट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म? कोई, कोई तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्लीज, है सर आप, हाँ आप हाँ, नहीं आपके आगे, हाँ क्या, ब्लड का क्लॉट चला जाए, वो तो पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस बोल सकते हैं। वैसे आपकी बात सही है, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म में से डेंजरस कौन है? वैसे दोनों डेंजरस है, पर दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? एम्बोलिज्म इज मोर डेंजरस देन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि थ्रोम्बोसिस उसी जगह पे रहता है, एम्बोलिज्म का मतलब है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रैवल करते हुए एयर बबल का कहीं पे जाके डिस्लॉज हो जाना, और अगर वो पल्मोनरी आर्टरी में डिस्लॉज हो गया तो हमारा इंप्योर ब्लड लंग्स में जा रहा है, तो वहां पर प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो मरीज को सडन कोलैप्स हो जाएगा। समझ में आया ना? तो पल्मोनरी कैपिलरी में एयर एम्बोलाई का घुस जाना पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है। समझ में आया क्या? वही तो पढ़ते हो आप, फंडामेंटल पढ़ोगे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, चलो ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, जब आप अगर सच में यहाँ पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल का क्वेश्चन है। इसी का दूसरा नाम था आज तक एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, क्या था? अभी इसको इसका नाम बदल दिया गया है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज आल्सो नोन एज एनाफाइलेक्टोइड सिंड्रोम ऑफ द प्रेगनेंसी। ऐसा नाम क्यों दिया, कोई रीजन बता सकता है? और ये इमरजेंसी है, जान जा सकती है, नॉट सेट में आएगा, जिसमें जान जाती है वो नॉट सेट में आता है, इमीडिएट कंडीशन नॉट सेट में आती है। आप लगता है ना कि क्या आएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में से एक डिफरेंस पूछेंगे और आएगा, हमको लगता है ये इजी है, इजी नहीं है भाई, लोग खाना छोड़ देते हैं और एक में उल्टियां कर करके खाते हैं, तो दोनों ही खतरनाक है। तो पेपर में पक्का पूछेंगे, वो लगता है तुम्हें ईटिंग डिसऑर्डर नॉर्मल है, लेकिन वो आएगा, वैसा आएगा, देखते रहोगे तुम। इसलिए जिसमें नर्सिंग रोल चाहिए होता है वो आता है, जिसमें भी नर्सिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कौन सी बोन? लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो जाती है, उसके 2 दिन बाद में लॉन्ग बोन के अंदर जो मेडुलरी कैविटी होता है उसमें फैट भरा होता है,
तो बोन फ्रैक्चर हुई तो उसका जो फैट है हमारी वेन के थ्रू कहां चला जाता है, हार्ट में, और उसके थ्रू चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो फैट के किसी कंटेंट का पल्मोनरी कैपिलरी में चला जाना फैट एम्बोलिज्म कहलाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फैट एम्बोलिज्म, किसमें पाया जाता है, टीमर फ्रैक्चर, मतलब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के 2 दिन बाद मरीज को सांस में दिक्कत और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे साइन आते हैं, सेम पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे साइन आते हैं, लेकिन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के 2 दिन बाद उसको फैट एम्बोलिज्म बोलते हैं। कौन सा एम्बोलिज्म बोलते हैं, तो वैसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। वैसे ये एनाफाइलेक्टिक सिंड्रोम, इसको नाम एनाफाइलेक्टिक क्यों दिया, कोई आंसर दे रहा है, जब कोई बता रहे हो, एनीवन प्लीज, जब किसी फीमेल को एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म होता है। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या होता है वो बताओ पहले तो। ये यूट्रस, ये फीटस, और इसके अंदर जो पानी भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का यूटेराइन वेन से होते हुए मदर के सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में चले जाना और उसका आगे जाके पल्मोनरी कैपिलरी में डिस्लॉज हो जाना। कुल मिला के एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से कोई ना कोई एयर एम्बोलाई पल्मोनरी कैपिलरी में चली जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से एम्बोलिज्म हो जाना एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई, अच्छी से आई। अगर जब किसी पर्सन में, प्रेग्नेंट फीमेल में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है तो उसमें जो साइन आते हैं वो एनाफाइलेक्सिस जैसे आते हैं, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं आना, वेजोडाइलेशन हो जाना, हाइपोटेंशन हो जाना, टेकिकार्डिया हो जाना, एप्रिहेंशन हो जाना, रेस्टलेसनेस हो जाना, नेजल फ्लेयरिंग हो जाना, जैसे नेजल ये तैरने लगेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साइन आएंगे, मरीज को पूरा साइनोसिस हो जाएगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जो साइन आते हैं ना वो सेम साइन, अचानक से रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाता है, कौन सा साइन आता है, वो सारे साइन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आते हैं। तो सेम वही साइन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में आता है, ऐसा रेस्पिरेशन का सीज हो जाना, क्यों, एमनियोटिक फ्लूइड का पल्मोनरी कैपिलरी में जाके एम्बोलाई क्रिएट कर देना। एनाफाइलेक्सिस जैसे साइन आता है। कभी किसी ने एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन देखा है, किसने देखा बताना, किसने देखा, किसने बताओ ना मुझे भी, तो मैंने देखा इसलिए कह रहा हूं, किसने देखा। अगर आपने कहीं हॉस्पिटल में काम किया होगा, टर्शरी केयर सेंटर में, अगर किसी ने प्राइमरी केयर हॉस्पिटल में या छोटी मोटी क्लिनिक में अगर देखा है तो मुझे नहीं लगता कि वो पेशेंट बचा है। क्या ही बचेगा फिर, तुम अंदर इंजेक्शन भरने लेके आओगे तब तक तो। इसीलिए आपको पता है ज्यादा नॉलेज होता है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता गांव में। ये आपने कहावत सुनी होगी, जिसको ड्राइविंग के सारे क्वालिटी पता होती है वो गाड़ी फास्ट नहीं चला पाता, जिसको इतना ही पता है ये रेस है इससे गाड़ी दौड़ती है, जिसने एक्सीडेंट कभी नहीं देखे हैं बस दौड़ती गाड़ी देखी है वो चला सकता है रफ एंड टफ। जिस किसी ने बाइक पड़ती है ना तो सब फूटता है, नहीं देखा वो 120 की स्पीड चलाता है, तो जिससे देख रखा है बाइक से नीचे गिरता है तो टांग पीछे गिर जाती है, वो सांस से ऊपर नहीं चलाता। सेम वही क्राइटेरिया फॉलो होता है गांव में, वही लोग प्रैक्टिस करते हैं, देख लेना। जिसको इतना ही पता है कि एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन होता है, उनको ये नहीं पता कि एंटीबायोटिक तुमने लगाया खत्म हुआ नहीं उससे पहले पेशेंट खत्म हो जाता है एनाफाइलेक्सिस में। एनाफाइलेक्सिस का मतलब है विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट इंजेक्शन पूरा नहीं होता, आईवी लगाते हैं गांव में 2-3 मिनट लगते हैं धीरे धीरे। आपने इंजेक्शन पुश किया आईवी लाइन से 1 ml किया और मरीज को सांस में दिक्कत शुरू हो गई, अचानक से सांस में दिक्कत, मुंह में झाग आके कोलैप्स कर गया, उस 1 मिनट में मरीज को अगर आपने एड्रेनालिन लगा दिया, प्राइमाकोट लगा दिया और इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ी कर दिया 5 मिनट के अंदर, मतलब बैक मास वेंटिलेशन मिल गया उसको स्टार्टिंग में, इंट्यूबेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं तो बच सकता है। गांव में तो एड्रेनालिन सब मिलेगा, एवरी नहीं मिलता बेड साइड, कोड़े में कोड़ेंगे तब तक तो क्या होगा उससे। तो एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो आपने दिया है इमीडिएट इम्यूनिटी बनी, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बना, इम्यूनोग्लोबुलिन बी, इम्यूनिटी बी बनी, अगेंस्ट एक्शन हुआ, ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, वेजोडाइलेशन हुआ, मल्टीपल शॉक सिस्टम फेल, कुछ नहीं बचा। हर किसी के हॉस्पिटल में अगर एनाफाइलेक्सिस हो जाए इतने कितने होते हैं, एक जरा इंजेक्शन तुरंत लगा देगा, तैयार रहता है सब कुछ, तो इसका तैयार रहता है, भरे हुए रहते हैं तुरंत, इसलिए बोलते हैं कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन एएसटी करके लगाना चाहिए। कोई भी पता नहीं किस दिन अपना किस्मत खराब हो, एएसटी करके ही लगाना चाहिए। और कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं पेनिसिलिन किसी के चल रहा है, पिछली बार आपने एएसटी करके लगाया था 6 महीने बाद वापस देना पड़ रहा है तो फिर एएसटी कर लो, 5 मिनट लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाई चांस रिएक्शन हो गया, बाई चांस तो तुम्हें भी छोटी जोर लगा लो पेशेंट बचेगा नहीं, नहीं बचता भाई, ये एनाफाइलेक्सिस में थोड़ी बचता है, वो सिर्फ वही बच सकता है फर्स्ट केयर हॉस्पिटल में, बेड पे डॉक्टर लगा रहा है, 5 स्टाफ खड़े हैं, 1 मिनट में मरीज आने तो सीपीआर, बैक मास वेंटिलेशन बेड साइड पड़ा है, ऑक्सीजन कनेक्ट है, तुरंत दे देंगे, सांस को रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे पेशेंट। गांव में कहां है, कुछ नहीं होता ना, इसीलिए गांव में प्रैक्टिस वही करता है, उसको इतना ही पता है ये पाउडर वाला इंजेक्शन है, घोल के दे, होता है कि नहीं होता ऐसा, ऐसा होता है। और कुछ कुछ लोग तो क्या करते हैं इंजेक्शन लगाते हैं साथ में एविडेशन भर देते हैं, क्या हाँ देखा आपने, एंटीबायोटिक भरा 1 ml 1 ml एक्स्ट्रा साथ में भरा, एनाफाइलेक्सिस इंजेक्शन ऐसे उठता है क्या, ये तो एंटी एलर्जिक है, वो एक मन में सोच के चलते हैं, जैसे प्लास्टिक का हेलमेट पहन लिया फिर बोलेगा गाड़ी तेरा भाई चलेगा, अच्छा है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, होगा तो ये बचेगा क्या, वो होता नहीं है, जिस दिन हुआ उस दिन पता चल जाएगा, तो इसलिए रिस्क तो रहता ही है। तो एनाफाइलेक्सिस का मतलब विद इन मिनट्स सिस्टम फेल, उसी को एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो एनाफाइलेक्सिस जैसे साइन आते हैं, एएसपी प्रीवियसली नोन एज amniotic fluid embolism is the escape of amniotic fluid into the maternal circulation in the pulmonary arterioles causing anaphylactic like reactions usually fatal to the client, fatal मतलब जानलेवा, fatal मतलब समझ में आया, amniotic fluid का maternal circulation में आ जाना और एम्बोलाई बना देना एएसपी कहलाता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आपको ये समझ में आ गया ना क्या है, सांस में दिक्कत वाले साइन आएंगे बस, भयंकर वाले। इसीलिए बोलते हैं कि ब्लड चेक करके लगाना चाहिए 3 बार, आपकी आंखें धोखा खा सकती है तो दूसरे स्टाफ से भी दिखानी चाहिए, डॉक्टर जो देखता है वो भी अच्छे से देखे, आप भी देखो, तीसरा स्टाफ भी देखे, फिर लगाओ और फिर भी 15 मिनट पेशेंट के बेड साइड
खड़े रहो और 5-5 मिनट से पहले बीपी चेक करो, वाइटल्स चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है कि बाई चांस हो गया ना। कई बार सब कुछ मैच है फिर भी हो जाता है। ऐसा भी आपने देखा होगा, सब कुछ ओके फिर भी रिएक्शन पता नहीं क्यों हुआ, होता नॉर्मल बट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। आपने नाम सुना आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, काले कलर वाला एक ब्लैक कलर का इंजेक्शन आता है जो NS 100 ml में लगाते हो। आयरन सुक्रोज भी बहुत डेंजरस चीज है, और डेंजरस इसलिए है पहली बार लगाया रिएक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार लगाया नहीं हुआ, तीसरी बार लगाया रिएक्शन। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये केमिकल है, केमिकल नहीं होता तो पीसीएम से बुखार कैसे उतरता? कुछ तो इसके अंदर जादू है, तो वही केमिकल बॉडी में रिएक्शन कर दे तो उसी को हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। आपने ब्लड कल्चर नाम सुना है? ब्लड कल्चर क्या होता है? ब्लड कल्चर क्या होता है? ब्लड कल्चर क्यों करते हैं, कौन बताएगा क्या होता है, कौन बता रहा है मुझे? उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ब्लड कल्चर कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और उसका बेनिफिट क्या है, कौन बता रहा? सर बताओ ब्लड कल्चर क्या होता है, पहले बताओ ब्लड कल्चर करने से पहले हमारे क्या क्या नर्सिंग रोल होने चाहिए? भाई ब्लड कल्चर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? ब्लड का कलेक्शन लेना, कहाँ भेजना, लैब में, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? अरे उस ब्लड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इस जो पर्टिकुलर सिर्फ ब्लड का कल्चर नहीं, CSF का कल्चर भी होता है, यूरिन का कल्चर भी होता है, स्वैब कल्चर भी होता है, वुंड कल्चर भी होता है, थ्रोट कल्चर भी होता है। तो जो भी सैंपल आपने लिया है, इसके दो पर्पज है कि जो भी सैंपल आपने लिया है उस सैंपल में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहला तो ये। दूसरा क्या पर्पज है, इस पर्टिकुलर सैंपल में जो हमने कलेक्ट किया है इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस पर्सन की बॉडी में कौन कौन सी ड्रग से मरेंगे और कौन कौन सी ड्रग से नहीं मरेंगे। मतलब जो ये माइक्रो, माना कि एग्जांपल के लिए आपने यूरिन का कल्चर लिया और उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया आया, तो लिखा हुआ आएगा इस सैंपल में ई कोलाई पाया गया है, लिख दिया इतना, फिर एक लिस्ट होगी कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया इस पर्सन की बॉडी में 10-15 ड्रग के नाम होंगे, इस ड्रग से तो मर सकता है, मतलब सेंसिटिव है, इस ड्रग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़े, इसको दे दोगे तो कोई फायदा, इसके लिए ये ड्रग पानी है। और सेंसिटिव लिखा हुआ ड्रग दोगे तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो सेंसिटिव में पता थोड़ी कौन सी हाइपर सेंसिटिव है, एनाफाइलैक्सिस किसको बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिव को। तो जो सेंसिटिव होती है वही हाइपर सेंसिटिव हो सकती है कोई। भाई आप सेंसिटिव अवॉइड देना चाहोगे ना, आप यही तो चाहते हो ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे, यही चाहते हो ना, लेकिन ये थोड़ी पता है कितनी सेंसिटिव है, तो आपने दी और हाइपर सेंसिटिविटी कर दी, तो हाइपर सेंसिटिविटी को ही तो एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं कि आपने मारने के लिए दी, मारना माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ऐसा हो सकता है ना। तो हम यही चाहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे, इसलिए हमें ये करके देनी चाहिए, क्योंकि हम देते तो कंफर्म बताया सेंसिटिव है, तभी तो बैक्टीरिया मरेगा, तभी तो वायरस मरेगा, तभी तो फंगस प्रोटोजोआ जो भी है वो मरेगा। और कल्चर करने से पहले और क्या नर्सिंग रोल है ये तो बताया नहीं अभी तक किसी ने। कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले सैंपल लेना चाहिए। आपने एंटीबायोटिक दे दी फिर सैंपल ले रहे हो, फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है जो आपने दी उससे पॉजिटिव था वो मर गया होगा। भाई आपने चोर को छुपा लिया, फिर पुलिस को बोला चेक कर लो, फिर मिलेगा ही नहीं, है तो भी नहीं मिलेगा, वो जो बैक्टीरिया वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक तो दे दी, हो सकता है मर गया होगा वहां से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप मान लोगे इसमें है ही नहीं, तो ट्रीटमेंट गलत होगा। और क्या नर्सिंग रोल है, जब भी आप कल्चर लेते हो स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करना होता है, वरना आपने कल्चर लिया, अब जैसे ग्लव्स पहने आपने लोग क्लीन वाले, क्लीन ग्लव्स खुले पड़े थे, अब आपने सिरिंज ली, सिरिंज हाथ लगा दिया, ऐसे बात पड़ी थी सिरिंज, हो सकता है उसके किसने हाथ लगा रखा हो, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ जाएगा पॉजिटिव, आप पेशेंट को ट्रीट कर दोगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो उसमें था ही नहीं। तो स्टेराइल का मतलब होता है कोई सिरिंज आपको खोल के देगा, कोई ग्लव्स आपको खोल के देगा, आप बिटाडीन से उस पार्ट जहां आईवी फिट करोगे ना, तो इस पूरे पार्ट की पेंटिंग करोगे या स्टेराइल होल सीट लगाओगे, आपका कोई भी हाथ कहीं पर टच नहीं होगा, फिर आप स्टेराइल टेक्निक से सैंपल लोगे, फिर कोई जो बैक्टीरियल वायरस का कल्चर का बोतल है वो ढक्कन कोई और खोल के देगा, सिरिंज कोई आपको और खोल के देगा, समझ में आई बात? आपका कहीं पर भी कुछ टच नहीं होना चाहिए तभी बैक्टीरिया कोई भी सैंपल लिया जाता है। तो कल्चर का तो सैंपल लेते हैं ना यूरिन का, तो कैथेटर में से इसमें ब्लड बैग में यूरिन बैग में से नहीं लेते, कैसे लेते हैं? जो ये रनिंग यूरिन में से लेना है तो कैसे लोगे, रनिंग यूरिन में से, जैसे ये यूरिन बैग है तो यहाँ से सैंपल लेना है तो यहाँ से यहाँ तक उसको पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करोगे, फिर चलते यूरिन में कोई आपको सिरिंज खोल के देगा, सिरिंज खोल के देगा, आप चलते यूरिन में क्या करोगे, क्लिक करोगे, निडल कहीं टच नहीं हुई है और आपने उसको एंटीसेप्ट बाहर बैक्टीरिया मार दिया है, क्योंकि कैथेटर की लाइन के बाहर भी तो बैक्टीरिया होते हैं, आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से मार दिया है, फिर आप क्या करोगे, उसको चलते यूरिन में आपको क्लिक करोगे, 10 बार पहले क्लेम करके रखना पड़ेगा, क्लेम नहीं करोगे तो यूरिन रहेगा नहीं ना, जगह नहीं रहेगी, फिर अगर यूरिन भरा हुआ है फिर आप क्या करोगे, उसको चलते यूरिन में उसको रबर में उसमें निडल डालोगे, एस्पिरेट करोगे, फिर दूसरे वाला बंदा कंटेनर खोल के रखेगा, आप उसमें उसको खाली कर दोगे, ये कोई और ढक्कन लगा देगा, बात कुछ भी करो, अंदर जो चीज गई है वो स्टेराइल है, वरना पा जाएगा दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या फायदा उसका, थोड़ा सा इसमें। हाँ कर सकता है, एमनोटिक से रप्चर हो गया बाई चांस, ये कॉम्प्लिकेशन हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, एमनोटिक से रप्चर हो गया, यूटेराइन वेन से कोरिनिकुलाई सैंपलिंग की तरफ चला गया, प्लेसेंटा के तो यूटेराइन वेन, यूटेराइन वेन से सीधा चला जा सकता है सिस्टमैटिक, इंफीरियर वेन क्या, इंफीरियर वेन के पास राइट एट्रियम, अगर रप्चर हो गया तो ये रियल चीज है ना, डिसऑर्डर है, ये हो गया, मतलब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, सांस वाली दिक्कत आ रही। अब नेक्स्ट है वल्वल हेमेटोमा, ये इमेज आ सकती है पहली बात, इसका साइन क्या है, ये एपिजोटोमी का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता होगा, याद कर लो,
So hematoma is a localized collection of the blood in the tissue and can occur internally in all the vaginal sulcus or other organ. Vulvar hematoma are the most common hematoma. कौन सा genital hematoma most common होता है? vulvar hematoma. रीजन क्या है? एनी पेरिनियल इंजरी, एपिजियोटोमी और कोई लेसरेशन बोल सकते हैं. मोस्ट कॉमन इज एपिजियोटोमी. साइन सिम्टम पढ़ो पहले. सीवियर पेन, क्या था? पेरिनियल एरिया में प्रेशर. दूसरा बैंकर प्रेशर फील होगा. बल्जिंग मास. भाई हेमेटोमा का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड कलेक्ट होगा तो आपको बल्जिंग मास नजर आएगा. इनएबिलिटी टू वॉइड ब्लड कंप्रेस, यूरेथ्रा कंप्रेस. डिक्रीज हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रेट. तो यहां पर लिख देना इनएबिलिटी टू स्टूल पास, दोनों बातें लिख देना. हीमोग्लोबिन कम क्यों होगा? ब्लीडिंग हो रही ना, तो बॉडी में से हीमोग्लोबिन कम ही होगा. इंटरनल ब्लीड हो रहा है उसके. हेमेटोमा का मतलब इंटरनल ब्लीड है. तो हेमेटोक्रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. रेस्टलेसनेस, और इतना ब्लीडिंग होगा तो हमारी हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, जैसे टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन. ये हो गया आपका. तो लिख लो फटाक से. पहले हेमेटोमा लिख लो, फिर साइन जल्दी लिख लो प्लीज, फास्ट लिखो. लिखो जल्दी लिखो प्लीज. इनएबिलिटी टू पास स्टूल, जल्दी लिखो. हेमेटोमा इंपॉर्टेंट है. मैं उस दिन भी समझाया था, कॉम्प्लिकेशन बताया था क्यों एपिजियोटोमी का. आज वापस बता रहा हूँ. पक्का 3-4 पेपर लास्ट में देखने को मिला है. जब हम पुराने पेपर देखते हैं या देते हैं ना, तो हमारा थोड़ा लेवल अप होता है. आपने एक चीज और नोटिस की होगी, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हम तो 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं. कुछ कुछ पुराने बच्चे, आप हॉस्टल में भी रहते होंगे, देखे होंगे ना, तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं 15-15 घंटे पढ़ते हैं, बट पता नहीं क्या हो जाता है, 5 नंबर कम पड़ जाते हैं, 4 नंबर. ऐसा है ना, बोलते हैं ना बच्चे इतना घंटे पढ़ते हैं फिर भी. अब भाई देखो, उसका एक ही फंडा है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना. क्योंकि नर्सिंग इतनी लंबी चौड़ी है नहीं. अब कुछ लोग जो चीज नहीं पढ़नी चाहिए उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं. एनाटॉमी आपकी पूरे पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे. कितने आएंगे? उनमें से 6 तुम कर लोगे, बेसिक एनाटॉमी पता होगी तो भी. 2 तुम नहीं कर पाओगे. अब तुम या तो ये करो कि एनाटॉमी में पूरा खराब करो ए टू जेड, जब बुला दो हम तो एनाटॉमी की पूरी पढ़ेंगे, और या फिर अच्छे से एमएसएन के सिस्टम निकालो, डिजीज पढ़ो, क्लासिकल साइन पढ़ो, ये पढ़ो, तो उसमें ज्यादा चांस है तुम्हारे ड्रग के साइड इफेक्ट पढ़ो, उसमें ज्यादा चांस है क्या क्या पिछले पेपर में पूछा हुआ है टॉपिक की लिस्ट बनाओ, है ना, कि एक एंटीकोगुलेंट में से, एक इसमें से, एक इसमें से, ऐसे लिस्ट बनाओ, और या फिर एनाटॉमी पढ़ो. तो फिर नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, सुपर पढ़ो. तो सीधा फंडा है. अपने को क्या चाहिए? जॉब. नॉलेज कब चाहिए? बाद में. तो पहले जॉब जरूरी है, मेरा यही कहना है. जल्दी बोलिए, लिखो जल्दी. आपने बोला हाँ सर. ओके सर, थैंक यू. हाँ, नेक्स्ट वन. मैनेजमेंट वही है, पहले आइस पैक. कोई जो कमी है उसको पूरा करो. हेमेटोमा है बहुत ज्यादा हो गया तो कट लगा के निकालना पड़ सकता है. फिर ड्रेसिंग करनी पड़ सकती है, वो ड्रेसिंग. पहले आइस पैक, हीमोस्टेसिस, ब्लड कम हो गया तो ब्लड लगाओ. फिर आता इंट्रा यूटेराइन डेथ. क्या होता है इंट्रा यूटेराइन डेथ? फीटस का डेथ. फीटस का क्या हो जाना? डेथ हो जाना. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. जो छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक पढ़े हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात का. आगे बढ़ेंगे, बोलो. देखो आईयूडी, आईयूसीडी और आईयूडी अलग अलग है. आईयूसीडी क्या है? आईयूसीडी एक डिवाइस है जो प्रेगनेंसी को रोकता है टेम्परेरी, है ना, वो कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ेंगे. और आईयूडी एक प्रॉब्लम है, इंट्रा यूटेराइन डेथ. यूटरस के अंदर फीटस की डेथ हो जाना आईयूडी है. जो 22 वीक से पहले हो रहा था वो एबॉर्शन है, 22 के बाद हो रहा है वो आईयूडी है. साइन वही है जो मिस एबॉर्शन में थी. एक दो चीज ऐड करूंगा मैं बस. मिस एबॉर्शन के साइन पता है ना? नहीं पता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो ऑप्शन जवाब क्यों नहीं देते? मैं गला खराब कर रहा हूँ, बेवकूफ हूँ क्या? आप कम जवाब देते हो ना तो मेरा
माथा खराब हो जाता। सही में जवाब ज्यादा दिया करो ना। नीचे वाली डेफिनेशन है वो एबॉर्शन की, आईयूडी की नहीं है। क्या लिखा है? फीटस की डेथ 22 वीक से पहले हो जाना एबॉर्शन है, और ऊपर वाली डेफिनेशन आईयूडी की है। ठीक है फिर, क्या आईयूडी में फीटल हार्ट रेट आएगी? क्या मदर का वेट गेन होगा? क्या मूवमेंट होंगे? क्या डेवलपमेंट होगा? क्विकलिंग होगा? ये तो सब पता है आपको। ऐड करनी है दो चार चीजें आईयूडी में। मिस एबॉर्शन के साथ में कुछ चीजें ऐड हो जाएगी बस। आगे बढ़ो, देखना इधर। द क्लाइंट कैन डेवलप DIC if the dead fetus is retained in the uterus for 3 to 4 week or longer. What is DIC पढ़ना बाकी है? DIC खुद पढ़ना बाकी है कि DIC क्या है, बस इतना ध्यान रखना। देखो हमने अब्रूफ प्लेसेंटा का कॉम्प्लिकेशन भी DIC बोला था, PPH में भी DIC होता है, हाइपरटेंशन में भी DIC होता है, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में भी DIC होता है उसका कॉम्प्लिकेशंस। तो कुल मिला के DIC क्या है हम पढ़ेंगे आगे। अगर कौन से एबॉर्शन में DIC होता है तो मिस्ड में, और आईयूडी में क्या कॉम्प्लिकेशन है, DIC है। क्या है वो आगे पढ़ेंगे। तो DIC हो सकता है अगर 4 वीक तक अंदर फीटस रह गया तो क्या हो सकता है, कान खोल के सुन लो, नॉर्थ सेट पूछेगा DIC किस किस कंडीशन में हो सकता है एक्सेप्ट। अभी से याद रख लो, बताएंगे बाद में। आज शायद आईयूडी पूरा हो जाएगा, मैं DIC बता दूंगा फिर। जी क्या गया, एबॉर्शन की डेफिनेशन दी है तो होगी चेंज। कब हुई मैंने कब बताया भाई? मैंने एमटीपी का बताया। वो एमटीपी अलग है, एबॉर्शन अलग है। एमटीपी अलग चीज है, एबॉर्शन अलग चीज है। एबॉर्शन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, अपने आप फीटस का, और एमटीपी के लिए आप एबॉर्ट करवा रहे हैं ड्यू टू एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द मदर ऑफ फीटस। एमटीपी चेंज हो गया, एबॉर्शन की डेफिनेशन हुई है ना। दोनों को थोड़ा मैच मत करो, थोड़ा अलग रहने दो। हाँ एंट्री से एक ही एक बार आ रहा है लेकिन मीनिंग अलग है। तो प्लीज एमटीपी अलग चीज है, एबॉर्शन अलग चीज। वो लगता है एक जैसा ही है बट है नहीं। क्वेश्चन आएगा तो सीधा ऐसे आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, एमटीपी न्यू रूल के अकॉर्डिंग कितने वीक तक कर सकते हैं, 24, और व्हाट्स द एबॉर्शन तब आपका आंसर 22 जाएगा। तो दोनों अलग अलग है, दोनों को थोड़ा सा अलग ही रहने दो, क्या दिक्कत है। हाँ है, क्या बोला, कौन बोला? पुष्पा, मैं आदमी अलग है, कैसा है तुम? नहीं नहीं, आज 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 पक्का, आज सुबह कर दिया, आज से मेरे को मैसेज कर दिया, सर कर दिए, मैंने कहा ठीक है। जगह नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तुम आ जाओ पीछे पीछे। हाँ है, हम अब दोनों जहाँ भी जाएंगे स्टेटस लगा देंगे है? पुष्पा वाले लगाएंगे दोनों, फिर तुम समझ जाओगे। हाँ चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। हम्म, सुनो, बात सुन लो, आगे बढ़े पुष्पा। लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट्स, मैटरनल वेट लॉस, देखो ये ज्ञान की बातें पता है, जहां पे पता है वहां दिमाग नहीं लगाते। फीटल ग्रोथ होगी क्या, अंडरलाइन बढ़ेगी क्या, फीटल कार्डियक एक्टिविटी होगी क्या, फीटल डेथ के साइन अल्ट्रासाउंड में दिखेंगे, हाँ सर। डीआईसी होगा, बिल्कुल होगा। कोगुलेशन अबनॉर्मलिटी होगी, बिल्कुल होगी। ये हो गए 7 साइन। अब अगर डीआईसी होता है तो ब्लीड होता है अंदर, वो कैसे होता है उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो जब भी डीआईसी होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हेमाटोक्रिट कम हो जाता है, मदर शॉक में चली जाती है। क्योंकि डीआईसी का मतलब यही होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर, कहीं से ब्लीड हो रही है अंदर जाके कहीं पर क्लॉट हो रहा है, तो ब्लीडिंग भी होती है और क्लॉटिंग भी होती है, उसी को डीआईसी बोलते हैं। तो उसमें एनीमिया हो जाता है और मदर शॉक में चली जाती है इंटरनल ब्लीड की वजह से। इसका मतलब अगर डीआईसी हो गया तो शॉक में भी जा सकती है मदर। ये इतने साइन हो गए। और डीआईसी का मतलब ये अंदर ब्लीड हो रही है, जगह जगह क्लोटिंग फैल हो गया, तो जहां भी आप पंचर करोगे तो वहां पर भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। ये चीजें डीआईसी जो भी मैंने बोला है ना, मैं डीआईसी पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा। इसके 10 बात ही है, टेंशन मत लो। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में पढ़ा होगा ना डीआईसी, ऑन्कोलॉजी होगी कोई नहीं, बाकी बहुत तो ही बाकी है ना। क्यों पढ़ा रहे ना सर, आज नहीं थी ना, चल रही है ना। अभी तो मतलब वो कौन सा कैंसर चल रहा, पुराने, हाँ आपके पुराने वाला, सॉरी आप ही नहीं है। हाँ ब्लडल कैंसर, पेनलेस इमेचुरिया ना। किडनी कैंसर में भी पेनलेस, ग्रॉस ग्रॉस इमेचुरिया, किडनी कैंसर में, रीनल कार्सिनोमा में पेनलेस ग्रॉस इमेचुरिया इज क्लासिकल साइन ऑफ द रीनल कार्सिनोमा। पता ही नहीं चलेगा, एकदम लाल पम यूरिन आएगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल कैंसर का चांस है। चांस है नहीं, तो और वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे भी थोड़ा थोड़ा आता है, तुम कल के दिन ये बोल दो कोका कोला, कोका कोला। हाँ हाँ, तुम डीएससी का टेंशन मत लेना, पूरा समझाएगा।
हाँ, फोकस ऑन आईओडी। तो जितना ध्यान रखो डीआईसी होता है तो ब्लीडिंग होता है अंदर, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से शॉक में चली जाती है फीमेल। बस इतना ही ध्यान दो, क्यों कैसे बाद में सोचेंगे। मुझे सर्दी में भी प्यास लगती है क्या? मेरे को तो सुबह से लेकर शाम तक भी प्यास, मुझे याद ही नहीं है मैंने पानी कब पिया था। कब पिया था है? नहीं, इतनी प्यास लगती कैसे? आप तो बोलते भी नहीं हो। मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे को याद है मैंने 2 बजे थोड़ा सा पानी पिया, आधी गिलास, 2:50 पे आधा कप चाय। फिर तो देखो कुछ न कुछ खाते रहते हो। यहाँ आपके सामने क्या पर्दा लगा के खा रहा हूँ? ये वो- कैसी बातें कर रहे हो? कुछ न कुछ खाते रहते हो। मैं कहाँ खा रहा हूँ? पता है क्या? मैं ऐसे किया, तो ऐसे खाया, तो वापस आया, मेरे को बात कर रही है? कैसे लोग रहे फर्जी? हाँ, हाँ, 5 बजे हमें खिलाने वाले बैठे ना, जो सर प्लीज यू टेक, चाय पियेंगे, ओके खाएंगे, तुम भी चाय पियोगे, हम भी चाय पियेंगे। तुम्हारी चाय में क्या कोका कोला है? मेरे को बात कर रही है। तो चाय का मतलब ही पानी होता है, गर्म पानी विद स्लाइट दूध है। तो चाय में तुम क्या चाह रहे हो? चाय होनी चाहिए सब। उसको चाय नहीं बोलते, उसको काढ़ा बोलते भी। हाँ, मैं बना के लाऊं केतली में ऐसे, फिर रेल ट्रेन रुकी हुई है, चाय 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 पकौड़े, फिर ट्रेन रवाना हो रही है, फिर ट्रेन रवाना हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, चाय 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 चाय, फिर जाते हुए सुनाई देगा, उसकी स्पीड बढ़ती है नहीं बढ़ती? 2-3 चीजों का ध्यान रखना, ये चाय वाले होते हैं ना, यही बड़े तेज होते हैं। चाय वाले को उसके फ्रेंड लोगों सबको बता देता है कौन सा बंदा कितना अलर्ट है। आपने देखना, मेरे एक फ्रेंड के साथ क्या हुआ, 2017-18 की बात है, जब हम एग्जाम देने जाया करते थे, उसके पास में बैग थे 2, एक बैग इधर का, एक बैग इधर का, फोन चला आराम से बैठा, बीच में बैठते ना, वहां बैठा ट्रेन में। अब वो जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रेन रुकी हुई है तो स्टेशन की साइड से चढ़ जाते हैं, इधर फाटक खोल के रखते हैं। तो या तो आप अगर कॉर्नर पे बैठे हो तो आपका फोन ट्रेन रवाना हो रही है उस समय खींच लेंगे, लेकिन इतना तो कोई होता नहीं, तो अपने से बैठो, तो 2 लोग इधर से आएंगे, पहले देखेंगे, 2 लोग इधर से आराम से आके आपके सामने चले जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे आएंगे, देखेंगे एक से टी शर्ट पहन रखा होगा, आज तक का इतिहास है, उसके टी शर्ट पहन रखा होगा, श्योर है, ये रिकॉर्ड है, जिसने भी फोन छीना है उसके टी शर्ट पहन रखा है। हाँ, जब से भारत आजाद हुआ तब से फिक्स है। अब वो क्या, हाँ ये नहीं है, अरे मेरे को सब चीज का पता है, मैं आप क्या, मैं धक्के ऐसे खाए क्या? मैंने हर चीज के धक्के खाए हैं, मुझे पता है क्या क्या कहाँ क्या होता है। अब वो क्या करेंगे, इधर आएंगे, दो इधर से खड़े, दो इधर से खड़े, वैसे बात करेंगे, ऐसे ऐसे खड़े, टी शर्ट के अंदर पड़ा है, पैंट से आएगा, वो फोन छीन के इधर भागेगा, आप किधर भागोगे? उसके पीछे बैग है, पीछे दूसरे 2 बैग लेके आ लो, अब आप किधर भागोगे? आप किधर भागोगे? किधर नहीं। और अगर बाई चांस तुम वो उतरेगा कहां से, जिधर प्लेटफॉर्म उधर नहीं, दूसरी साइड, अगर तुम नीचे उतर गए तो नीचे 2 खड़े हैं, इधर जेब में से पैसे निकाल, अंदर कोई नहीं दिखा वहां, इतने चालू लोग होते हैं। बैग गया, फोन गया, जेब में क्या, इधर कोई देख नहीं रहा है, बैन नाम की चीज नहीं होती उनके, उनका बिजनेस है, सच में बिजनेस है। तो इसीलिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार दिल्ली से आ रहा था, मेरी कहानी बताऊं, 2019 की बात है, मैं कोचिंग पढ़ाया आता था उस समय, तो मैं रात को अपने बस में आ रहा था, टिकट हुआ नहीं, आता था, तो मैं बस में आया, सो रहा था मैं आराम से, मैं बैंक तक आता, इवनिंग ड्यूटी करके सोना चाहिए, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है सेम। मैं आराम से फोन साइड में रखा, और प्राइवेट बस वाले क्या करते हैं, कितनी भी स्लीपर बस हो, कितनी भी ऐसी हो, बीच में गैलरी में कुछ लोग तो भरी देते हैं, लोकल 200-300 किलोमीटर वाले, 100 किलोमीटर वाले, वैसे आता है ना कंडक्टर के फ्री के 1000 रुपए करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, बीच में कुछ लोगों को बिठा दिया कि कुछ बोले कि मैं जयपुर उतरूंगा, कुछ मैं कहीं उतरूंगा, दिल्ली से मैं जोधपुर आ रहा, तो मैं सो गया मस्त, मैंने जब कांच खिसकाया या पर्दा था जो भी खिसकाया, सो गया मैं आराम से, फोन साइड में रखा, फोन मैंने साइलेंट नहीं किया, ठीक है। अब मेरी लापरवाही ये रही कि 2-4 बार फोन 5 बार बजा, मैंने फोन रिंग भी बंद नहीं की, और वो बज रहा था, मैं सुनता था, मुझे मैं नहीं उठा, उठना नहीं है, थके हुए हैं, बोल देंगे सो गए, ठीक है, ये गलती थी मेरी, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। तो फिर क्या हुआ, ऐसे मैं सो रहा हूँ, फोन बज रहा है, जो गैलरी में लोग बैठे थे वो कहते 10:30 बजी है, फोन इतना जोर से बज रहा है, बंदे को पता ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये गहरी निंद्रा में है। और थोड़ी देर बाद मुझे सच में निंद्रा, और फोन बज रहा, उसके बाद में फोन कभी नहीं बजा, उसके बाद में वो फोन सुबह देखा, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, अच्छा हुआ, फोन चोरी हो जाता तो सबसे ज्यादा किससे होता है, क्या पता कौन क्या क्या देख लेगा, अपना तो सही नहीं। क्या होता है कि भगवान क्या हो जाएगा, होता ही नहीं होता। आपका भी कोई फोन चोरी कर 10,000 का 20,000, मैंने नया नया वन प्लस लिया था उस समय, आईफोन की क्या हैसियत थी, तो ठीक है वो चला गया, फोन गुम हो गया, मुझे डर नहीं हुआ, मैंने कहा भाई कोई सिम का यूज कर लेगा, गलत यूज कर लेगा, कुछ और हो जाएगा, आते ही सुबह उतरा, सीधा सिम बंद करवाया भाई फटाफट, होता है ऐसा। तो इसलिए तुम भी ध्यान रखना इस बात का। आईओडी वाले सुन लो, सबका चोरी होता है एक बार, आप भले कितने ही बनो, सबका कुछ न कुछ चोरी होता है। स्टार्टिंग साइन, व्हाट इज स्टार्टिंग साइन? स्टार्टिंग साइन क्या होता है?
स्पाल्टिंग साइन एंड रॉबर्ट साइन आर टू क्लासिकल साइन सीन इन द आईओडी। सुन लेना, स्पाल्टिंग साइन डेथ के 7 दिन बाद आता है, सुन लेना, स्पाल्टिंग साइन डेथ के, रॉबर्ट साइन डेथ के 1 दिन बाद। तो अर्ली साइन ऑफ आईओडी इज रॉबर्ट साइन का मतलब ये होता है, सुनो, ये स्पाल्टिंग है, ऐसा ऐसा फोटो भी आ जाए ना तो समझ जाना कि हेड दिख रहा है ऐसा कुछ कुछ। अब इधर रॉबर्ट साइन का मतलब ये क्या है, हार्ट है, ये कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी, ये कौन सा, हार्ट से जो भी आर्टरी निकलती है उसको ग्रेट आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट साइन का मीनिंग ये है कि बच्चे की डेथ हो गई क्या, हाँ हो गई, तो क्या बच्चे में हार्ट एक्टिविटी चल रही क्या, क्या बच्चे का हार्ट पंप कर रहा है क्या, क्या पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड निकलेगा, क्या एरोटा से निकलेगा, तो जिस आर्टरी से ब्लड फ्लो नहीं होगा उसमें गैस शैडो नजर आएगा। तो गैस शैडो सीन इन ग्रेट वेसल्स ऑफ फीटस इज कॉल्ड रॉबर्ट साइन। समझ में आ गया, रॉबर्ट साइन जन्म डेथ के आईओडी इंट्रायूटेराइन डेथ के 1 दिन बाद ही, लगभग 12 से 36 घंटे के बीच में, एवरेज मुझे तो 1 दिन। अब ये क्या है, डेथ हो गई, डेथ हो गई तो अंदर एक्टिविटी नहीं है, तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर में इंबैलेंस होता है, तो ब्रेन की जो ये क्रेनियम है ये रीअब्जॉर्ब होने लगती है, ये अंदर से फ्लूइड एस्केप होने लगता है जब डेथ हो जाती है, तो है ना, इसलिए एब्जॉर्ब होने लगता है। तो इसमें क्या होगा, इररेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियम बोन, बोन होकर फ्लूइड हट जाएगा तो बोन बचेगी, तो बोन ओवरलैप करेगी, छोटा होने लगेगा हेड। Another is due to liquefaction of the brain matter. ब्रेन मैटर के लिक्विफिकेशन होने की वजह से क्रेनियम की बोन ओवरलैप करेगी, जो कि डेथ के 7 दिन बाद होता है। क्या इसका मीनिंग, क्रेनियम की बोन ओवरलैप करेगी क्योंकि अंदर का मैटर लिक्विफाई हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, डेथ के कितने दिन बाद, उसको क्या बोलते हैं, रॉबर्ट साइन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, presence of the gas shadow within the heart or the great vessels in case of the fetal death inside uterus. It is a rare sign caused by postmortem blood degeneration, usually seen, हो सकता है 12 घंटे से स्टार्ट हो, लेकिन लगभग 1 दिन मानते हैं स्टार्ट हो सकता है, किसी में 24 घंटे में, तो मतलब पहले कौन हुआ, 7 दिन या 1 दिन। अब एक और है फाल साइन, अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाए, फीटस की डेथ हो जाए, तो फीटस मूवमेंट नहीं होगा, तो फीटस जो भी हो गोल गोल बन जाएगा बॉल, तो स्पाइनल कॉर्ड कैसा हो जाएगा, एकदम राउंड हो जाएगा। तो बॉल साइन का मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम ऐसे हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, ये का दौर कभी नहीं आएगा। डेथ हो गई तो अम्बिलिकल आर्टरी में भी मूवमेंट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उसमें भी कैसा शैडो दिखेगा, गैस शैडो। और एक रिब्स भी, इसका कुछ है नहीं, ऐसा हो जाता है कि डेथ हो जाती है तो रिब्स भी कैसी हो जाती है, क्राउडिंग हो जाती है, बस। तो ये सारे लिख दोगे, बस लिख देंगे सर, थैंक यू सर, लिखो। ध्यान रखना आपको भी, बैग चोरी हो जाता है एग्जाम देने जाते हैं, उसके तो कोई काम नहीं आएगा, हमारा आईडी कार्ड चोरी हो जाए तो, हमारा तो सब कुछ इसीलिए कभी भी एग्जाम देने जाओ 2 आईडी कार्ड रखने साथ में, कभी भी 2, एक नहीं रखना। और एक रखना होता है पर्स में जो जेब में हो, एक रखना होता है बैग में, बाई चांस एग्जाम में जा रहे हो और बैग लेके छीन के चला गया, कम से कम तुम एग्जाम तो देके आओ, सिलेक्शन हो गया तो कोई ना, बैग वाला देखेंगे बाद में, अब तुम्हारे पास वही था वो चला गया, कौन जस्टिफाई करेगा हमारे पास गुम हो गया, वो मानेंगे सेंटर वाले, एंड टाइम पे नहीं भी माने जरूरी नहीं है, वो कैसे बोलेंगे कि तुम ओरिजिनल हो। और आजकल खूब चलता है डमी कैंडिडेट वाला, तो उनकी भी तो सेफ्टी है, वो नहीं माने, इसलिए 2 आईडी कार्ड रखने चाहिए हमेशा, और अलग अलग जगह पे रखने चाहिए, एक बैग में और एक अपने वॉलेट में। आपको ये नजर आ रहा है, जिसपे बीतती है उसको पता है, ऐसे कई लोग हमें स्टूडेंट बताते हैं, तब मैं कह रहा हूँ आपको, हो गया। एक्सपार्टिंग साइन याद हो गया, ये नॉर्थ सेट में आया था, रॉबर्ट साइन पता है, तुम्हें लगता है ये सही में भी आया होगा, हाँ तो दोनों आते आते भाई, ऐसे थोड़ी यहाँ खड़े हैं। आपको क्या लगता है ऐसे खड़े बाई चांस, तो फिर हो गया, रोबोट पहले आर फिर एस। और रोबोट पेल्विक अलग चीज है, रोबोट पेल्विक का मतलब होता है जिसमें पेल्विस के दोनों एला ऑफ सेंट्रम एब्सेंट हो, और मीगस में ओनली 1, तो वो भी याद होना चाहिए, अच्छा रहेगा कभी रोबोट पेल्विस रोबोट साइन। हाँ हो गया, नीचे वाली लाइन लिखो या मत लिखो, किसी साइन से लेना देना नहीं है, आईओटी के अंदर रिच शैडो, तो भी क्राउड, क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, भीड़ है। यहाँ पर क्राउडिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई भी पार्ट का ग्रोथ नहीं होता तो उस पार्ट का धीरे धीरे क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो फिर आपस में मिल जाएगी, तो मिलेगी तो कैसी लगेगी, एक साथ इकट्ठी भीड़ जैसी लगेगी। अरे तो मीनिंग समझा रहा हूँ ना।
मैंने गलत बोला। ठीक है, हो गया ना। अब गायनिक में सिर्फ ड्रग और एक डीआईसी, दो चीज बची। एक तो डीआईसी 30-30 मिनट का ड्रग में लगेगा, ऑक्सीटोसिन, मिथारजीन, प्रोस्टाग्लैंडिन और टोकोलाइटिक, इंपोर्टेंट सबसे टोकोलाइटिक, और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स, इमेज ओबीसी के, बस। फिर अपनी आएगी गायनिकोलॉजी, मिटा दो जाए। हो गया ना। ओके, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट, क्या? हाँ, कैसे लोग सीयू सीयू कर रहे हैं?